हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश के सारे इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, ऑडियंस या रीडर्स के इमोशन के साथ कनेक्ट करने के लिए ना इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। इस वाले वीडियो में हम 15 से 20 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किए हुए हैं, उनके इजी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। और अंत में इस वीडियो के हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं, ताकि आप लोग खुद का एक आकलन कर पाओ, मूल्यांकन कर पाओ कि आप लोग फिगर ऑफ स्पीच को कहाँ तक समझे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से समझेंगे। सबसे पहले जो सबसे ईजी फिगर ऑफ स्पीच है वो है शिमली। शिमली का डेफिनेशन ये रहा, कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको शिमली से ध्यान रखना है, तुलना की जाती है दो अलग अलग चीजों की लाइक और एज वर्ड का यूज करते हुए। तो शिमली से रिलेटेड दो वर्ड ही आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में आपको लाइक और एज दिखे तो वो जो सेंटेंस है वो शिमली का एग्जाम्पल है। अब जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, मतलब वे लोग लड़ाई करते हैं कैट्स और डॉग की तरह। तो यहाँ पे हम लोग को लाइक दिख गया सेंटेंस में, तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये शिमली का एग्जाम्पल है। आई रैन लाइक द विंड, कि मैं हवा की तरह दौड़ा हूँ, तो ये भी यहाँ भी लाइक हो गया, तो इट मीन्स ये शिमली का एग्जाम्पल है। उसके बाद यू आर एज ब्रेव एज ए लायन, की मतलब तुम लायन की तरह बहादुर हो, शेर की तरह बहादुर हो। आपको दिख रहा है कि इस सेंटेंस में एज का यूज़ किया गया है, तो ये भी शिमली का एग्जाम्पल है। इस तरीके से क्लियर हो गया कि शिमली से रिलेटेड बस दो वर्ड आप लोग को ध्यान रखना है, लाइक और एज। नेक्स्ट हम लोग मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे। मेटाफर का डेफिनेशन है, कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो आपको ध्यान रखना है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, कि इसमें भी जो है सिमिली की तरह ही कंपैरिजन किया जाता है। इट मीन्स दो अलग अलग चीज़ों के बीच तुलना की जाती है, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, विदाउट मतलब होता है के बिना, तो लाइक और एज का यूज किए बिना दो चीज़ों की तुलना की जाती है ना एक दूसरे से, तो उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टाइम इज मनी। यहाँ पे हम लोग टाइम का कंपैरिजन कर रहे हैं पैसे से, लेकिन इन दोनों के बीच हम लोग लाइक या फिर एज का यूज नहीं किए, तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। सेकेंड जो है, लव इज ब्लाइंड। तो यहाँ प्यार का जो है कंपैरिजन किया गया है, ब्लाइंड इट मीन्स अंधे होने से, तो ये जो है मेटाफर हो जाता है। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। तो लाइफ का कंपैरिजन जो किया गया है वो एक रोलर कोस्टर से किया गया है। रोलर कोस्टर का पिक्चर हम साइड में डाले हैं, मतलब इस तरीके से झूला जिंदगी में जैसे कभी अप्स आता है, कभी डाउन आता है, कभी अच्छा दिन आता है, कभी खराब दिन आता है। किसी दिन आप बहुत खुश होते हैं, किसी दिन आप निराश होते हैं, किसी दिन आपका मूड ठीक ठीक सा होता है। इस वजह से ये सेंटेंस बोला गया है कि लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। तो यहाँ लाइफ का, जीवन का जो कंपैरिजन किया गया है ना, वो रोलर कोस्टर के साथ किया गया है। और ये जो कंपैरिजन किया गया है उसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है, इसलिए जो ये तीनों सेंटेंस है वो मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम लोग का फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं। व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज और इमोशन, कि जब नॉन लिविंग थिंग्स में, इट मीन्स निर्जीव चीज़ों में, ह्यूमन क्वालिटीज इट मीन्स मानवीय गुण डाला जाता है और मानवीय इमोशन को दिखाया जाता है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हम लोग का, दैट पिक्चर सेज अ लॉट, मतलब वो जो पिक्चर है वो बहुत कुछ कहती है। तो यहाँ पे क्या है, पिक्चर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और उसके लिए बोला जा रहा है सेज अ लॉट, लेकिन पिक्चर खुद में बोल सकती है क्या, कुछ बोल के बता सकती है क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक नॉन लिविंग थिंग्स में उसमें मानवीय गुण दिया गया, ह्यूमन क्वालिटीज दी गई। इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का, द फ्लावर डांस्ड विथ जॉय, कि फूल जो है खुशियों से झूमते हैं। तो फ्लावर यहाँ भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, लेकिन तो फिर से यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है, मानवीय गुण दिया गया है, तो ये जो सेंटेंस है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड में है, जस्टिस इज ब्लाइंड, जैसे कि कानून अंधा होता है। तो यहाँ पे जो जस्टिस है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और ब्लाइंड जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटीज है, कि कोई ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।
अलिट्रेशन की डेफिनेशन को देखते हैं, ए सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अलिट्रेशन जो होता है ना, वो सीरीज ऑफ वर्ड्स होता है। इट मीन्स कुछ वर्ड्स का समूह होता है, कुछ वर्ड्स का श्रेणी होता है, एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड इट मीन्स हो जाता है व्यंजन वर्ण वाले ध्वनि से स्टार्ट होता है। व्यंजन वर्ण इट मीन्स क ख ग घ से लेके पूरा ज्ञ तक के साउंड से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, कम से कम कोई भी सेंटेंस में 2 बार हो रहा है, तो उसमें जो है अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया होता है। अब इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सबसे पहला और सबसे फेमस अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है ये, शी सेल्स बाय द शी शोर। यहाँ पे एस इट मीन्स श का साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है और श जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इट मीन्स व्यंजन साउंड है। तो ये जो है सेंटेंस वो अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है हम लोग का, सैलिड 7 सिस्टर साइलेंटली स्वीप। तो यहाँ भी फिर से शॉ का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी जो सेंटेंस है वो अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सबसे आखिरी है कोका कोला। कोका कोला में 2 बार आया क का साउंड, तो ये भी जो है वर्ड कोका कोला वो अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है हम लोग पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पैराडॉक्स इज ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट। पैराडॉक्स जो होता है वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है जो खुद का ही विरोध करता है। बट एक्सप्रेसेस ए पॉसिबल ट्रूथ, लेकिन इसके जरिए एक संभावित सत्य एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ, कि मेरी जो कमजोरी है वही मेरी ताकत है। तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है, खुद को वीक भी बता रहा है और खुद के वही वीकनेस को अपनी ताकत भी बता रहा है। तो ये सेंटेंस खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, खुद का ही विरोध कर रहा है, लेकिन ये संभावित सत्य है। किसी इंसान की वीकनेस ही, उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट इज़ वियर्ड टू नॉट बी वियर्ड चीज़ें, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अजीब होता है। तो यहाँ भी जो ये सेंटेंस है खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, खुद का ही विरोध कर रहा है कि इट इज़ वियर्ड टू नॉट बी वियर्ड। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि खुद को ही गलत साबित कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। थर्ड जो है हम लोग का, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, मतलब मुझे क्रूएल इट मीन्स क्रूर होने के लिए दयालु होना होगा। तो ये भी जो सेंटेंस है खुद को ही, मतलब क्रूर और दयालु एक इंसान खुद को ही बता रहा है दोनों चीज़। तो ये स्टेटमेंट के ज़रिए खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, खुद का ही विरोध किया जा रहा है। एक तरफ दयालुता की बात की जा रही है और एक तरफ क्रूएलिटी की बात की जा रही है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो सारा जो है पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम लोग हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरबोली इज एन एग्जैजरेटेड वे टू सेइंग समथिंग। हाइपरबोली जो है वो एग्जैजरेटेड, इट मीन्स किसी भी चीज़ को कहने का ना एक बढ़ा चढ़ा के तरीका है। किसी भी चीज़ को जब हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं ना, तो वो जो चीज़ है वो हाइपरबोली का एग्जाम्पल हो जाता है। मेकिंग समथिंग बिगर वर्स देन इट रियली इज। कोई चीज़ बड़ा है लेकिन उसको इतना हम बढ़ा चढ़ा कर बोले ना कि उसको अपने वास्तविकता से और भी ज़्यादा बड़ा दिखा दिए, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को जो है हाइपरबोली कहते हैं। अब हम लोग इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियंस टाइम्स, कि मैंने तुमसे लाखों बार कहा है। तो इज इट पॉसिबल, कोई इंसान किसी को लाखों बार कह सकता है? जैसे कभी मम्मी आवाज़ लगाती है और 3-4 बार आप इग्नोर कर दो, मम्मी क्या बोलेगी कि हम तुमको लाखों बार बुला चुके हैं, आवाज़ दे चुके हैं, तुम नहीं आई या तुम ये काम नहीं की। तो ये जो सेंटेंस है ये एग्जैजरेटेड है, मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है। नेक्स्ट जो है हम लोग का सेंटेंस है, एवरी बाइट इज ए यूनिवर्स ऑफ फ्लेवर। इसकी हर बाइट में पूरी दुनिया का फ्लेवर है, पूरी यूनिवर्स का स्वाद है। तो इज इट पॉसिबल, कोई चीज़ टेस्टी हो सकती है लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं हो सकता कि उसमें यूनिवर्स ऑफ फ्लेवर्स मिले। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, एग्जैजरेट करके कही गई है। तो ये जो सेंटेंस है वो हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। थर्ड सेंटेंस है हम लोग का, द वेट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन माई सोल्जर्स, कि ये पूरी दुनिया का भार जो है मेरे कंधे पे है। इट मीन्स कोई इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 8 लोगों का, 10 लोगों का, लेकिन पूरी दुनिया का भार तो किसी एक इंसान पे नहीं हो सकता ना। तो ये जो सेंटेंस है फिर से एग्जैजरेट करके, इट मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहा गया। और जब भी ऐसा सेंटेंस यूज़ किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती है, तो वो जो सेंटेंस है हाइपरबोली का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हम लोग का ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का डेफिनेशन है, कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स। इसमें ना 2 कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड, इट मीन्स 2 एक दूसरे के विरोधात्मक शब्द या एक दूसरे के अपोजिट वर्ड ना एक साथ होते हैं।
तो उसी को हम लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो सबसे आसान तरीका है ऑक्सीमोरन को पहचानने का कि दो अपोजिट चीज ना आपको एक साथ देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का, दिस वॉज ए ट्रेजिक कॉमेडी, की ये जो कॉमेडी है ट्रेजिक है, दुखद है, तो कॉमेडी और ट्रेजेडी अपोजिट वर्ड है एक दूसरे का। कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स का या फिर दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया है, तो ये जो सेंटेंस है वो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। सेकेंड है हम लोग का, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन और सीक्रेट क्या होता है? ऐसा सीक्रेट जो सबको पता हो, तो वो सीक्रेट रहा ही नहीं। तो इसी तरीके से जब दो अपोजिट वर्ड, दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स एक साथ हो ना, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं। सबसे आखिरी है, दे हैड ए फ्रेंडली फाइट, कि इन लोगों के बीच या उन लोगों के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है, इट मीन्स प्यार वाली लड़ाई। तो फ्रेंडली और फाइट दोनों अपोजिट वर्ड है एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स है। यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चे लोग जो हैं यहाँ पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो मस्ती मजाक में एक दूसरे पे गोला फेंक रहे हैं, तो यही हो गया फ्रेंडली फाइट, और ये ऑक्सीमोरन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है हम लोग ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ओनोमेटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड्स। ओनोमेटोपिया जो है इसमें ऐसे वर्ड्स का, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है दैट मिमिक द साउंड ऑफ समथिंग, जिसमें ना किसी चीज़ के साउंड की बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी वर्ड में किसी भी तरह का साउंड यूज हो और उसमें जो है ऑप्शन ओनोमेटोपिया हो, तो आप समझ जाना कि ये तो सेंटेंस है वो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। अब इसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे हम दो साउंड का नाम लिख रखे हैं, बज और हिश। हिश तो आप लोग को पता होगा कि स्नेक का साउंड होता है, और ये जो बज है वो एक तरह से भन टाइप का, जैसे मधुमक्खी लोग या फिर भौरा लोग भन बनाता है ना, उसके लिए बज साउंड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, माई फोन रिंग्स, तो यहाँ पे रिंग जो है वो एक तरह का साउंड है, तो ये जो सेंटेंस है वो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे 3-4 साउंड का नाम लिख रखे हैं। क्लैप इट मीन्स ताली बजाना, बैंग इट मीन्स हो जाता है धम से आवाज करना, वो ठंड जो है वो भी एक तरह का साउंड है। रोअर इट मीन्स शेर या कोई भी जानवर का बहुत जोर से दहाड़ना, आवाज करना। हुट जो है वो उल्लू का साउंड है। तो ये सारा जो है साउंड है, और इस तरीके का वर्ड जब आपको किसी सेंटेंस में मिले तो वो सेंटेंस जो है ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल हो जाता है। सबसे आखिरी जो हम लोग का एग्जाम्पल है, द डॉग इज बार्किंग, तो बार्क करना इट मीन्स भौंकना भी जो है वो एक तरह का साउंड है, और ये जो सेंटेंस है वो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ओनोमेटोपिया। बस एक ही चीज याद रखना है ओनोमेटोपिया में आपको, कि इसमें कोई ना कोई साउंड की बात की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द टर्म यूफेमिज्म रिफर्स टू दोज वर्ड्स और फ्रेज, की ये जो टर्म है यूफेमिज्म वो उन फ्रेज से या उन वर्ड से संबंधित है दैट कैन बी यूज टू कन्वे समथिंग अनप्लीजेंट एंड सैड, जिसका यूज किया जाता है कोई भी ऐसे चीज़ को कहने के लिए जो अनप्लीजेंट हो और सैड हो, मतलब कुछ बुरा चीज़ जो दूसरों को हर्ट करे, वैसे चीज़ों को कहने के लिए हम लोग यूफेमिज्म का यूज़ करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग समवन डाइड यू माइट से पास्ड अवे और लेफ्ट अस, मतलब किसी इंसान के लिए हम लोग डाइड वर्ड का यूज़ करें तो ये थोड़ा ज़्यादा बुरा लगने वाला चीज़ है, ज़्यादा अनप्लीजेंट चीज़ है, तो उसके बदले हम लोग पास्ड अवे और लेफ्ट अस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का, इंस्टेड ऑफ सेइंग समवन इज फैट यू माइट से दे आर हैवी और दैट दे नीड टू लूज ए फ्यू पाउंड्स, मतलब किसी को मोटा कहने के बजाय हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि वो थोड़ा हैवी है, या फिर हेल्दी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो थोड़ा हेल्दी है, या फिर नीड टू लूज फ्यू पाउंड्स, मतलब उसको आवश्यकता है कि वो कुछ पाउंड्स इट मीन्स कुछ वेट जो है कम करे। क्लियर हो गया कि कैसे कुछ अनप्लीजेंट और कुछ सैड होता है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग यूफेमिज्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आयरनी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। काफी फेमस फिगर ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश का। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस, आयरनी जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, साहित्यिक डिवाइस है, दैट इन्वॉल्व्स ए कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। आयरनी में ना शामिल किया गया है कॉन्ट्राडिक्शन को ही, इट मीन्स उसमें भी विरोधात्मकता को ही दिखाया जाता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंस और वास्तविक में क्या होता है ना, उन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्ट को दिखाया जाता है आयरनी में भी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, आयरनी जो है 3 तरह का होता है। पढ़ लेते हैं हम लोग तीनों टाइप के आयरनी के बारे में थोड़ा सा, और उन तीनों का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आयरनी है वो ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है ना, व्हेन द ऑडियंस हैज इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर इज अनअवेयर, कि जब ऑडियंस को, दर्शकों को इन्फॉर्मेशन हो लेकिन कैरेक्टर जो है, चरित्र है ना, वो अनअवेयर हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि ये तैराक जो है, इट मीन्स ये कैरेक्टर है, ये पानी में तैर रहा है।
ये क्या बोल रहा है, आई एम एब्सोल्युटली सेफ हियर, कि मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन नीचे से जो है एक बड़ी सी वेल इसकी तरफ आ रही है इसको खाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑडियंस है, यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई है, हम लोग जो है, हम लोग को तो दिख रहा है कि इसकी तरफ खतरा जा रहा है, लेकिन ये खुद को सेफ बता रहा है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है ना, वो ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आयरनी है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, व्हेन द आउटकम ऑफ इवेंट कॉन्ट्राडिक्ट द इनिशियल एक्सेप्टेशन, कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो एक्सेप्ट किया गया था वो ना होकर ना कुछ और हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कुछ हो जाए कुछ। जैसे यहाँ पे द फायर ट्रक इज बर्निंग, यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो फायर ट्रक है वो खुद ही जल रहा है। तो फायर ट्रक किस लिए आया हुआ होगा, आग बुझाने के लिए आया होगा यहाँ, लेकिन यहाँ जो पिक्चर में है वो फायर ट्रक में ही आग लग गई है। तो क्या हुआ, एक्सपेक्ट तो हम लोग किए थे फायर ट्रक से कि आके आग बुझाएगा, लेकिन बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। तो ऐसे आयरनी को हम लोग सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। व्हेन समवन यूजेस स्पीच टू कन्वे समथिंग बट इट इज अपोजिट व्हाट दे मीन, मतलब कोई इंसान जो ऐसा सेंटेंस यूज करता है कि जो वो कह रहा है ना उसके अपोजिट उसका मीनिंग हो। अब कैसे कि हम कुछ कहेंगे उसका अपोजिट मीनिंग कैसे हो, जैसे कि ये बोल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे मौसम पूरा मतलब बारिश बारिश सा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये इंसान है वो बोल रहा है क्या, व्हाट ग्रेट वेदर, कि कितना अच्छा मौसम है। मतलब मौसम खराब है लेकिन हम बोल रहे हैं वाह कितना अच्छा मौसम कर रखा है, मतलब सुबह से ही बारिश हो रहा है, मज़ा आ गया, कोई काम था वो भी नहीं हो पाया। तो ये क्या हो गया, वर्बल आयरनी हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग का फिगर ऑफ स्पीच है वो एनाफोरा है। एनाफोरा में क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या होता है, वर्ड्स का रेपिटेशन होता है या फिर फ्रेज या फिर कोई सेंटेंस रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के या क्लॉज के स्टार्टिंग में कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज रिपीट हो रहा है। पहले हम आपको सिर्फ साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बताएं, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड्स का रिपीटेशन या फिर कोई फ्रेज, कोई स्पेसिफिक सेंटेंस का रिपीटेशन बार बार मिलेगा, तो वो एनाफोरा हो जाता है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में देखते हैं, वी विल वर्क हार्ड एवरी डे एवरी वीक एंड एवरी ईयर अंटिल द जॉब इज डन, कि यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में जो है एवरी जो वर्ड है ना उसका बार बार हम लोग को रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस है वो एनाफोरा का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ही वर्ड जो है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई लाइफ इज़ माई पर्पस, माई लाइफ इज़ माई इंस्पिरेशन, माई लाइफ इज़ माई गोल। यहाँ पे बार बार माई लाइफ इज़ माई सेम जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी जो है एनाफोरा का एग्जाम्पल हो गया कि इसमें बार बार कोई सेंटेंस या कोई वर्ड्स जो है रिपीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पन जो होता है ए जोक अबाउट वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग, कि इसमें ना जोक किया जाता है, मजाक किया जाता है वैसे वर्ड से रिलेटेड जो कि साउंड में एक जैसा लगे लेकिन उसका मीनिंग अलग हो। मतलब सुनने में लगे कि अरे कह तो यही रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और भी हो, दूसरा मीनिंग भी हो। अब इसी चीज़ को सेंटेंस के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक अबाउट एंटी ग्रेविटी, कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं ना वो एंटी ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा बुक पढ़ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू पुट डाउन, तो इसको रखना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि कैसे फन वे में बोला जा रहा है कि हम एंटी ग्रेविटी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस बुक को नीचे रखना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये मजाक हो गया, एक ही सेंटेंस में दो दो मीनिंग छुपा हुआ हो, और जो मीनिंग हो वो फनी हो, वो एक तरह का जोक हो। ए बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन, कि एक बाइसिकल जो है वो खुद से खड़ी नहीं रह सकती, बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड, क्योंकि इसके दो पहिए हैं। तो ये भी मीनिंग हो सकता है, या फिर टू टायर्ड इट मीन्स ये बहुत थक चुकी है इसलिए बाइसिकल खुद से खड़ी नहीं रह सकती है। तो दोनों का साउंड जो है एक जैसा कर रहा है ना, हम इसको TW टू टायर्ड बोल दें कि वो बाइसिकल थक गई है इसलिए नहीं खड़ी रह सकती, या फिर बोले कि ये दो पहियों वाली है। ठीक है, दो अलग अलग मीनिंग लिख रहा लेकिन साउंड जो है इंग्लिश साउंड वो एक जैसा था। तो इस तरीके से आप लोग पन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हम लोग का असोनेस, और ये सबसे आखिरी फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस स्टेट आ जाएगा। तो असोनेस का डेफिनेशन है द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स इन ए सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, कि सीरीज ऑफ वर्ड्स हो, इट मीन्स कोई सेंटेंस हो या कोई फ्रेज हो ना, उसमें बार बार वोवेल साउंड का रिपीटेशन मिले, और एक ही वोवेल साउंड का। पहले हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन पढ़ें, फिर हम लोग वर्ड्स का या फिर कोई सेंटेंस का रिपीटेशन पढ़े, लेकिन यहाँ पे एसोनेस में जो है वॉवेल साउंड रिपीट होगा। वॉवेल साउंड इट मीन्स AEIOU मोस्टली होता है, बट हम AEIOU के हिसाब से नहीं जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाएंगे। ये चीज़ हम आर्टिकल वाले वीडियो में अच्छे से समझाए हुए हैं, तो अगर आप लोग आर्टिकल वाला वीडियो नहीं देखे हो ना तो देख लो, 17 मिनट के अंदर सारा रूल्स और सारा प्रैक्टिस शीट भी करवा रखे हैं आर्टिकल से रिलेटेड।
तो यहाँ पे वॉवेल साउंड का बार बार रिपीटेशन मिलता है, अ से लेके औ तक का साउंड का। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आई ट्राई टू हाइड एट द साइड ऑफ माई राइट। तो यहाँ पे बार बार जो है आई का साउंड जो है ना रिपीट हो रहा है, और आई का साउंड जो है वो एक वॉवेल साउंड है, इसलिए ये एसोनेस हो गया। शी थ्रू ब्लू गू ऑन माई शू। तो ये जो है ऊ वाला साउंड जो है थ्रू शू ब्लू, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो है सेंटेंस एसोनेस का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे हम लोग का फिगर ऑफ स्पीच वाला सेक्शन खत्म हो गया। तो लगभग हम लोग अभी 15 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए कि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को कहाँ तक समझे। आप लोग कंफर्म इन सारे एमसीक्यू को खुद से सॉल्व करना और आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कितना एमसीक्यू सही कर पाए वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहला जो है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हेयर। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ना, ही वॉज एज ब्रेव एज लायन, तो पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। चलिए बताइए, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ चुके हो सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो ही वॉज एज ब्रेव एज लायन, यहाँ पे आपको एज वर्ड मिल गया। हम स्टार्टिंग में ही सबसे बताए थे कि कोई भी सेंटेंस में एज या फिर लाइक रहे तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया होगा। तो बहुत ईजी है ये तो सेंटेंस, आपको कंफर्म ये सही करना था। शिमली, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिमली। सेकेंड क्वेश्चन है फिर से, रिया हियर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम, कि रिया सुनती है कि पाई इट मीन्स एक केक का या पेस्ट्री का छोटा टुकड़ा जो है ना उसका नाम पुकार रहा है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे रिया जो है वो सुन रही है केक का टुकड़ा उसको बुला रहा है। यहाँ पे जो पाए है इट मीन्स जो पेस्ट्री का टुकड़ा है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई, मानवीय गुण दिया गया। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है तो वो सेंटेंस किस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है, पर्सोनिफिकेशन। सही ऑप्शन जो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर, फिर से माई अलार्म येल्डेड एट मी दिस मॉर्निंग। ये तो खुद से आप लोग को बताना चाहिए कि माई अलार्म येल्डेड एट मी दिस मॉर्निंग, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ये हम नहीं बताने वाले आप लोग को। कमेंट करके बताना कि थर्ड का आंसर क्या होने वाला है ABCD में से। फिर से एक सेंटेंस हम सिर्फ पढ़ेंगे, ऑल द वर्ड्स इज स्टेज, सारे वर्ड को एक स्टेज बोला गया है। अब आप लोग को कंफर्म होना चाहिए कि पहले तो एक वर्ड्स को स्टेज बोला गया है, पूरी दुनिया को स्टेज बोला गया है, उसके बाद बोला गया है ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सारे मैन और वुमेन को प्लेयर्स बोला गया है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आप लोग को, कंपैरिजन देखने को मिल रहा है कि मैन और वुमेन का कंपैरिजन प्लेयर्स के साथ किया गया है और वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज के साथ किया गया है। जब ऐसा दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन देखने को मिलता है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, या तो शिमली या तो मेटाफर। और आप लोग को पता होगा सिमिली में जो है कंपैरिजन के लिए एज और लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में कहीं भी एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ना ऑल वाला, ये एग्जाम्पल हो जाएगा मेटाफर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सेंटेंस है ना विलियम शेक्सपियर के काफ़ी फेमस वर्क एज यू लाइक इट से लिया गया है। 5th नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके सेंटेंस को, लाइफ इज़ लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जीवन को एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट बताया गया है। और ऑप्शन जो है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोली, कौन सा सही ऑप्शन होगा। बहुत ही इजी सेंटेंस है ये भी, आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो है लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। तो लाइक वर्ड का यूज़ कौन से फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता था, सही ऑप्शन जो है यहाँ पे लाइक वर्ड से सिमली हो जाएगा, क्योंकि सिमली में ही जो है लाइक और एज का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। 6th है, डेथ लाइज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि जो मृत्यु है ना वो अपने बर्फीले हाथ राजा पे रखे हुए है। तो मृत्यु का हाथ, इज इट पॉसिबल, यहाँ क्या हो रहा है, हाथ तो इंसान का होता है ना, कि मृत्यु जो कि एक निर्जीव चीज़ है उसको मानवीय गुण दिया जा रहा है उसका हाथ बता के। तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को मानवीय गुण दिया जाता है तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन का। सही ऑप्शन जो है 6 नंबर का पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। 7th में है सेंटेंस, डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मृत्यु तेरा स्टिंग इट मीन्स डंक कहाँ है, और ओ ग्रेव मतलब हे कब्र तेरी विक्ट्री इट मीन्स जीत कहाँ है। मृत्यु नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके डंक के बारे में बात कर रहा है। कोई नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दिया जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में भी ओ ग्रेव इट मीन्स कब्र को जीत वाला
क्वालिटीज दिया जा रहा है, जीत वाला इमोशन दिया जा रहा है। तो और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को जो है मानवीय गुण दिया जा रहा है, ह्यूमन क्वालिटीज दिया जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। द स्नो इज ए वाइट ब्लैंकेट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ये आप कमेंट करके बताओगे। 9th में है द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिर से ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी आप ही सॉल्व करके बताओगे कि इसका सही आंसर 9th वाले का भी क्या होने वाला है। 10th में है द बोट वॉज टोस्टेड लाइक कॉर्क ऑन द वेव्स, की बोट जो है ना वो टोस्ट इट मीन्स उछल रही है एक कॉर्क की तरह लहरों पर। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देख सकते हो क्लियरली कि लाइक वर्ड का यूज किया गया है और ऑप्शन में सिमली भी है। तो सिमली जो है सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। 11th नंबर में फिर से ये सेंटेंस जो है विलियम शेक्सपियर के सोनेट का दिया हुआ है। शैल आई कंपेयर टू ए समर डेज दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेचर, सोनेट 18 है विलियम शेक्सपियर का ये। तो इसमें क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया। दिख ही रहा है कि आई का कंपैरिजन समर डे से किया गया है, कंपैरिजन किया गया लेकिन लाइक का यूज़ नहीं किया गया। तो सिमली तो हो नहीं सकता है। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे कंपैरिजन जो है, उसके अलावा मेटाफर में ही हम लोग को दिखता है। तो ये सही ऑप्शन जो है 11th का मेटाफर हो जाएगा। ब्लाइंड जस्टिस वॉज नोट ऑन हिज साइड, अंधा कानून जो है उसके साइड नहीं है। फिर से बहुत ईजी फिगर ऑफ स्पीच है, अंधा कानून बोला जा रहा है। तो ये खुद से आप बना लेना, आप इतना तो समझ गए होगे कि इन चारों में से कौन ऑप्शन होगा। 13 में है आई हैव टोल्ड यू स्टॉप 1000 टाइम्स। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हाइपरबले, पर्सोनिफिकेशन, यूपेमिज्म या आयरनी, कि हम तुमको हजारों बार रुकने के लिए कहे हैं। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में सेंटेंस को ना एग्जैजरेट किया गया है, इट मीन्स बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो आप लोग को हम बताए थे कि जब भी कोई सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वो जो है सेंटेंस हाइपरबले का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये 13 का सही ऑप्शन हाइपरबले हो जाएगा। 14 में है ए ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स। तो ये सेंटेंस जो है आयरनी का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें कोई दुखद घटना बताई जा रही है। 15 में है ही हैज़ ए हर्ट ऑफ गोल्ड, कि उसका दिल जो है सोने का है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, इसका सही ऑप्शन मेटाफर हो जाएगा 15 का। दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 बिलियन, फिर से इसका कॉस्ट $1 बिलियन, इट मीन्स $1 अरब बताया जा रहा है। ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये 5वां ऑब्जेक्टिव है जो हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ये आपको ये टिक करके बताना है इसमें जो है सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है 16 नंबर में भी। 17th में है द थंडर ग्रम्बल्ड, थंडर जो है ग्रम्बल्ड कर रहा है, इट मीन्स बड़बड़ा रहा है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है थंडर से। तो 17 नंबर के सारे पहले ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं कि मेटाफर में आप पढ़े थे कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज का यूज़ किए बिना। सिमली में लाइक और एज का यूज़ करना पड़ता है कंपैरिजन के लिए। इस सेंटेंस में लाइक और एज का यूज़ नहीं है, तो सिमली वाला ऑप्शन कट। यूपेमिज्म की बात करते हैं तो यूपेमिज्म में जो है किसी भी अनप्लेजेंट सैड चीज़ को थोड़ा उसका इफेक्ट कम करने के लिए थोड़ा नॉर्मल वे में थोड़ा अलग सेंटेंस का यूज़ करते हुए कहा जाता है। तो इसमें अनप्लेजेंट और सैड चीज़ को कहा जाता है। तो यूपेमिज्म वाला भी ऑप्शन जो है कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ कहीं ही नहीं जा रही है। पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, तो यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, ना ही किसी को ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया गया है। तो ये डी ऑप्शन कट हो जाता है। सही ऑप्शन कौन बचा हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सही ऑप्शन जो है 17 का मेटाफर हो जाएगा। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो ये काफ़ी बार बार रिपीट भी होता है और काफ़ी ईजी है। इससे पहले भी हम बताएं कि वर्ल्ड इज ए स्टेज आ जाए तो वो जो है मेटाफर का एग्जाम्पल है। 18 नंबर वाला सही ऑप्शन इसमें मेटाफर हो जाएगा। द लिव्स डांस्ड इन ए विंड, की लिव्स जो है पत्तियां जो है डांस कर रही है विंड में, हवा में। तो ये हम बताए थे कि जब भी नॉन लिविंग थिंग्स को दिया जाए कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ तो वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सबसे आखिरी 20 में है आई एम शो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, हम एक पूरा घोड़ा को खा सकते हैं, इतना भूख लगा हुआ है। तो इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी को इतना ज़्यादा भूख लग सकता है। बहुत भूख लग सकता है बट कोई पूरा एक घोड़ा इतना बड़ा नहीं खा सकता है। तो इस सेंटेंस का सही ऑप्शन क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये हम नहीं टिक करने वाले हैं। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं आंसर देने के लिए। आप कमेंट करके बताना उन 5-6 ऑब्जेक्टिव का आंसर, और टोटल 20 में से मतलब कितना ऑब्जेक्टिव आप खुद से सॉल्व कर पाते वो भी कमेंट करके बताना कि 20 में से आपको टोटल कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला वीडियो खत्म होता है। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 15 से 16 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े, उससे रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस की है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।